Hello, welcome all. I am Alok Betab. Today I have come with a small video in view of the Honorable Supreme Court judgment in the matter of Employees Pension Scheme of 1995. The EPFO organization vide a notification in the year 2014 had inserted para 11.4 under the para 11.3 for the determination of pensionable salary from rupees 6500 ceiling to rupees 15,000 and excess with effect from 1st of September 2014. And it was subject to the condition that the member will also have to contribute at the rate 1.16% from his side in the pension account. That would mean that as per the notification of the 2014 it was like this कि जो एम्प्लॉयर है उसका 8.33% पेंशन में जाएगा और एम्प्लॉई से भी 1.16% लेके पेंशन स्कीम में जाएगा। लेकिन उसके बाद ये मैटर और ये जो नोटिफिकेशन थी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की, ये सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले 4 नवंबर 2022 को काफ़ी चीज़ों से पर्दा हटा दिया और अपना एक निर्णय जो है वो देशवासियों के सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि जो एम्प्लॉइज या मेंबरान पहले इस नई व्यवस्था और ज़्यादा सैलरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाए, उनको एक और मौका दिया जाना चाहिए। उसके बाद उसी के बिहाव पर कुछ दिन पहले ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन ने 22 फरवरी 2023 को एक अपना सर्कुलर जारी किया और उसके हिसाब से सभी को ये बताया गया कि मार्च 3 से पहले जॉइंट ऑप्शन फॉर्म्स जो है, जो एलिजिबल एम्प्लॉइज़ हैं वो जमा करवा सकते हैं। अब टर्म्स कंडीशंस और बाकी बातें क्या है उसकी तरफ मैं आपका तवज्जो चाहूँगा। द फर्स्ट थिंग इज द एम्प्लॉइज हु हैड एक्सरसाइज्ड ऑप्शन under the provision to para 11.3 of the 1995 scheme and continue to be in service as on 1st of September 2014 will be guided by the amended provision of para 11.4 of the pension scheme। इसका मतलब ये हो गया कि जिन एम्प्लॉइज ने ये 11.3 का ऑप्शन जो है लिया था और उसके बाद वो अपनी जॉब में 1 सितंबर 2014 तक काम कर रहे थे, वो नई स्कीम के लिए, नई हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए हकदार हैं। नंबर 2, द मेंबर्स ऑफ द स्कीम हु डिड नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन अकॉर्डिंग टू 11.3 एज इट वाज बिफोर द 2014 नोटिफिकेशन या अमेंडमेंट would also be entitled to exercise option under para 11.4 of the post amendment scheme. In this case, the joint option under 11.3 and 11.4 will be given together। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेंबर्स किसी कारणवश उस समय हायर पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए, इस स्कीम को नहीं चला पाए क्योंकि उसमें कुछ मैटर्स जो है हाई कोर्ट्स में भी चले गए थे, अब उनको एक मौका और जो है वो दिया जाता है टू एक्सरसाइज ऑप्शन, ठीक है, एज इट वाज बिफोर
the amendment of 2014, and they will also be entitled to exercise option now, option of higher pension. तीसरी बात, संक्षिप्त में यदि कहा जाए, all eligible employees who did not exercise option but were entitled to do so have been given a further one chance to exercise their option before 3rd of March 2023 for higher pension on actual salary instead of any wage ceiling. तात्पर्य ये है कि जो एलिजिबल एम्प्लॉइज़ हैं, किसी भी कारणवश जब वो पहले इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाए, अब वो अप्लाई कर सकते हैं हायर पेंशन के लिए, और उनको ये करने के लिए 3 मार्च 2023 का जो डेडलाइन है उससे पहले पहले ये काम करना पड़ेगा। जहाँ तक जम्मू के स्कूल्स हैं और ख़ासकर जम्मू के डीएवी के स्कूल्स हैं, उनका डेट जो है वो 24 तारीख है इसी फरवरी की। कारण ये है कि जम्मू का पेंशन जो है, जो पीएफ जो है, वो हमारे डीएवी ट्रस्ट में जाता है, और जब तक यहाँ से सारी फॉर्मेलिटीज़ होके जाएंगी नहीं, तब तक हमारा एम्प्लॉयर जो है, जो डीएवी मैनेजिंग कमेटी है, वो 3 मार्च 2023 से पहले पहले डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा पाएगी। चौथी बात, एम्प्लॉइज़ हु हैड रिटायर्ड बिफोर 1 सितंबर 2014 विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी ऑप्शन अंडर 11.3 of the pre-amended scheme would not get any benefit of this Supreme Court judgment. इसका मतलब क्या होगा कि जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो गए हैं और उन्होंने कोई ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की थी, वो उनको अब हायर पेंशन जो है नहीं मिलेगी, वो इसके लिए जो है वो क्वालिफाई नहीं करते। नेक्स्ट है, एम्प्लॉइज दोज हु वर मेंबर इन द ईपीएफओ स्कीम प्रायर टू September 1, 2014 and continue to be member after 1 September 2014 can apply for a joint option. जो 2014 से पहले पीएफ के मेंबर थे, ईपीएफ में मेंबर थे, और उसके बाद भी 2014 के बाद भी काम करते रहे हैं, उसमें मेंबर थे, वो जॉइंट ऑप्शन जो है वो भर सकते हैं। नेक्स्ट है, दोज हु बिकम मेंबर्स आफ्टर 1 सितंबर 2014 नीड नॉट टू अप्लाई टिल फर्दर क्लैरिफिकेशंस। अभी जो 1 सितंबर 2014 के बाद जो नए लोग हैं, वो अभी फर्दर क्लैरिफिकेशंस का वेट जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दोज हु आर स्टिल इन सर्विस, देयर फंड्स विल with interest from the PF accumulations will be transferred to the pension fund. Individual calculations would be made as per the formula derived by the EPF. इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग अभी काम कर रहे हैं और उनको हायर पेंशन लेनी है, तो वो हायर पेंशन अब सरकार अपने से तो देगी नहीं। उसके लिए जो आपके पीएफ में आपका पैसा पड़ा है, जो अदरवाइज एक्सेस रूप से एक्सेस सैलरी पे या एक्चुअल सैलरी पे पेंशन फंड में चला जाना चाहिए था और आज तक गया नहीं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई नहीं थी। अब वो पैसा कैलकुलेट करके इस जॉइंट ऑप्शन के हिसाब से आपके प्रोविडेंट फंड में से अलॉन्ग विद इंटरेस्ट देयर ऑन उठा के पेंशन फंड में डाल दिया जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए। नेक्स्ट है, दोज हु हैव रिटायर्ड एंड टेकन बैक देयर पीएफ एंड द पेंशन इज ऑल्सो फिक्स्ड, दे शिल हैव टू डिपॉजिट ए लम्प सम मनी with interest thereon in the pension fund to earn higher pension. Method of deposit and computation of pension will be informed by the EPFO in due course of time. जो लोग रिटायर हो चुके हैं
वो अपनी पीएफ भी ले चुके हैं, उनकी पेंशन भी फिक्स हो चुकी है। अब अगर वो हायर पेंशन के लिए जाना चाहते हैं, उनको अप्लाई करना चाहिए ये जो है जॉइंट ऑप्शन, और उसके बाद जो ईपीएफओ डिपार्टमेंट है वो बताएगा कि उसको मेंबर को कितना पैसा पेंशन फंड में लमसम जमा करवाना पड़ेगा टू अर्न हायर पेंशन। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब फंड ट्रांसफ़र पुराने होने हैं या अपने से हमने जो ले के रख लिए हुए हैं उनमें से वापस जब देना है हायर पेंशन के लिए, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। नेक्स्ट है, इन शॉर्ट द एलिजिबल एम्प्लॉइज एंड द एम्प्लॉयर्स एक्सरसाइजिंग दिस ऑप्शन would be required to pay arrears of EPF contribution, that is the difference between, वही बात जो भी मैं कह रहा था, the difference between 8.33 on actual salary। जब से आप EPF मेंबर बने हैं 95 के बाद, और एक्चुअल सैलरी पे जितना आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन बनना चाहिए था 8.33 के हिसाब से अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, वो सारा जो है वो ईपीएफ स्कीम में, पेंशन स्कीम में जमा करवाना पड़ेगा टू अर्न हायर पेंशन। और जहाँ तक एक नोटिफिकेशन जो 2014 का ईपीएफओ का था जिसमें उन्होंने कहा था कि 1.16% जो है एम्प्लाई को भी अपने से उसमें देना पड़ेगा, उस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑन होल्ड उसको रखा है 6 महीने के लिए। इट हैज़ बीन केप्ट इन अबेंस बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं ईपीएफओ को कि कोई ऑल्टरनेटिव वेज इसके डिराइव किए जाएं, बट फॉर द टाइम बीइंग 1.16% from the employee's side is applicable till final decision by the Supreme Court in this regard। तो शॉर्टकट में मैं इसको कंक्लूड करते हुए यही बताऊंगा कि पहले था 12% 15,000 रुपये पे, उसमें से 8.33 पेंशन पे जाता था, 3.67 पीएफ में जाता था। नई स्कीम के हिसाब से अब वो 15,000 की सीलिंग अगर नहीं रहेगी तो एक्चुअल सैलरी पे यदि हम आ जाते हैं तो एक्चुअल सैलरी जो आपकी मान लो 50,000 है किसी की, तो एक्चुअल सैलरी पे जो एम्प्लॉय शेयर तो वही रहेगा 12%, एम्प्लॉयर शेयर भी वही रहेगा 12%, लेकिन एक्चुअल सैलरी पे 8.33 पेंशन में जाएगा, और फॉर द टाइम बीइंग एम्प्लॉई की तरफ से 1.16% जो है वो भी जाएगा। तो अभी तक यही सारी इसमें बात है, और मेरी तरफ से सभी को यही सुझाव है कि जॉइंट ऑप्शन जो है फॉर्म जो है वो भर देना चाहिए, और उसके बाद अभी कुछ क्लैरिफिकेशंस और आनी बाकी हैं, तो उसके बाद आप लोग अपना देख सकते हैं कि आपको कितना पैसा ट्रांसफ़र करवाना पड़ रहा है प्रोविडेंट फंड में से पेंशन में, और बाद में ये भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि आपकी पेंशन जो है कितने से कितने बढ़ जाएगी। तो ये सारी आने वाले दिनों में चीज़ें जो है और क्लियर होंगी, लेकिन आप ऑप्शन जो है वो भर देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो ईपीएफओ के ऊपर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।